मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस या फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा कि लाइट रिएक्शन के बाद हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लाइट रिएक्शन या सेम हो गया, उसमें हमें इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट हमें लाइट रिएक्शन में मिलता है वो हमें मिलता है NADPH, ठीक है, या NADH। तो इसके अलावा और क्या मिलता है हमें लाइट रिएक्शन में, वो है ATP, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस या इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। एटीपी का बनना, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन के दौरान फॉस्फोरिलेशन होना, और ये फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और एटीपी बनना, ठीक है। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी बनना, इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन या ये एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, आइए देखते हैं। हमारा ये है फिर से एक बार थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन, जिसमें हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स जो फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये फोटोसिस्टम सेकंड, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं लाइट रिएक्शन के, ठीक है, लाइट रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके अलावा एक और प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, वो है ये वाला प्रोटीन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके दो पार्ट, एक मेम्ब्रेन पार्ट और एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पार्ट जो आपके स्ट्रोमा साइड पे, सरफेस साइड पे होता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये, और हाँ, ये इस प्रोटीन के थ्रू एक चैनल है, यानी कि एक चैनल प्रोटीन है, ठीक है। ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसके अंदर से चैनल हो जहां से आयंस पास हो सके, आयन चैनल है ये एक, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स की ये खासियत है कि ये प्रॉपर्टी है कि ये जब भी यहाँ से आयन पास होता है, कहिए प्रोटॉन एक आयन है, प्रोटॉन अगर यहाँ से पास होता है तो ये इस साइड पे आपके स्ट्रोमा साइड पे एटीपी बना देता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब यहाँ से प्रोटॉन पास होता है तो ये वाला जो एक्टिव साइड है वो एक्टिवेट हो जाता है प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन पास होने की वजह से, ठीक है। जो ही प्रोटॉन यहाँ से मूव हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके एटीपी बना देता है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी बन जाता है। तो लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये है कि जो प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ मूव होना चाहिए, प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव होना। अब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव क्यों होगा, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव क्यों होगा। तो देखिए, इसके लिए मिशेल ने यही आपका जो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया है, इसने कहा है कि जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन वाटर की ही तरह, जब प्रोटॉन की भी कंसंट्रेशन एक जगह कम दूसरी जगह ज्यादा हो जाता है तो वो भी वहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्रीली मूव करता है, ठीक है, डाउन द ग्रेडियंट, किसी भी एनर्जी के बगैर, किसी और एक्सटर्नल फोर्स के बगैर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करता है जब तक ये बैलेंस ना हो, ठीक है, कीमोस्मोटिक बैलेंस ना आए, दोनों मेम्ब्रेन के आर पार बैलेंस ना हो तब तक ये मूव करता रहेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और दूसरे साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो प्रोटॉन यहाँ से चैनल से मूव करेगा और यहाँ पे एटीपी बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन एक जगह कम दूसरी जगह ज्यादा, या एक जगह ज्यादा दूसरी जगह कम क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। तो यही देखना है हमें मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस में। हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे। यहाँ पे 3 कॉजेस है, ठीक है, 3 कॉजेस है जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट को या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ल्यूमन साइड पे इंक्रीज करता है और स्ट्रोमा साइड में कम कर देता है, ठीक है। ये 3 में से पहला एक है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए ये वाला, जब ये आपका फोटो सिस्टम सेकंड जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और फियोफाइटिन के थ्रू प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस वक्त ये जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए या उसको वापस से
उस नॉर्मल करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन और प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब जब यहाँ पे वाटर ब्रेक डाउन होता रहता है तब तब यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज होता रहता है। ठीक है, पहले वाटर की फॉर्म में इंटर हुआ ल्यूमन में और प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे ऐड होता रहता है, यानी कि ल्यूमन साइड में प्रोटॉन ऐड होता रहता है, इंक्रीज इसकी वजह से हो रहा है। एक दूसरा है एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम्स। जब इलेक्ट्रॉन पहला रीजन ये हो गया, यानी कि ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ना। दूसरा है जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से प्लास्टोक्विनोन को जाता है और प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देता है, तो उस वक्त ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, जब फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो साथ में स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन भी लेके आता है। ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए उसको एक प्रोटॉन भी चाहिए, वो प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से लाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को दे देता है तो प्रोटॉन भी रिलीज कर देता है, लेकिन वो प्रोटॉन ल्यूमन साइड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिया और ल्यूमन साइड पे रिलीज कर दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीजन आपके ल्यूमन साइड पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने का। ठीक है, इन दोनों रीजन की वजह से आपके ल्यूमन साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और दूसरे साइड में स्ट्रोमा साइड में इसकी वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि यहां से प्रोटॉन ये ले रहा है और ल्यूमन में छोड़ रहा है। इसकी वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में कम हो रही है। और दूसरा रिडक्शन ऑफ NADPH। यहाँ पे देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके ट्रांसपोर्ट होके NADP तक जाता है और NADP के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वो एक प्रोटॉन ले लेता है और NADPH बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो NADP से NADPH बनने के लिए भी उसको एक प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ से भी स्ट्रोमा का प्रोटॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन यहाँ से NADPH में जा रहा है। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में इसकी वजह से कम हो रही है, इसकी वजह से भी कम हो रही है, और ल्यूमन साइड पे इसकी वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है और प्लास्टोक्विनोन की वजह से भी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। इन दोनों रीजन की वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके स्ट्रोमा और ल्यूमन साइड में इंक्रीज होता रहता है, यानी कि बनता है। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमन साइड पे बना तो यहाँ पे जब ज्यादा हुआ तो ये खुद ब खुद डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उसको मूव करने के लिए ये सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये चार्ज है पोलर जो भी पोलर आयन हो, मॉलिक्यूल हो, वो मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। उसके लिए उसको एक चैनल चाहिए, तो वो इस वाले चैनल के थ्रू, इस ATP सिंथेज वाले चैनल के थ्रू प्रोटॉन चलता है। ठीक है, वो यहाँ से चलेगा, जो ही प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये यहाँ पे ATP बना देगा। ठीक है, तो जितना जितना यहाँ से प्रोटॉन मूव होता रहेगा उतना उतना यहाँ पे ATP बनता रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको लगभग 3 प्रोटॉन चाहिए यहाँ से मूव होने के लिए। 3 प्रोटॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो ये एक ATP बनाएगा, यानी कि इसका कॉस्ट इतना रहेगा कि एक ATP बनने के लिए लगभग इसको 3 प्रोटॉन यहाँ से मूव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से, लाइट रिएक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की ही वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है एक NADPH जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है और उसके साथ साथ ATP इनडायरेक्ट प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है। तो दो एनर्जी प्रोडक्ट हमें लाइट रिएक्शन के बाद मिल रहा है, याद रखिएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बाद NADPH और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से ATP। तो ये जो येलो कलर में है ये 2 चीजें हमें हमारा प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस के पहले फेज का। ठीक है, तो